Hello everyone and warmly welcome to all of you on today's lecture. ये लेक्चर इंतहाई अहम है उन तमाम बच्चों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी अंग्रेज़ी बेहतर बनाना चाहते हैं या आप किसी भी ऐसे इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश जो है वो आती है। तो आज 2 मार्च है और इसको हम देखेंगे। तो हम जो अपना लेक्चर जो है शुरू करते हैं और हमारे सेशन का पहला जो वोकेबलरी है वो है टर्मोइल। टर्मोइल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। A state of confusion, uncertainty और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, कंफ्यूजन या गैर यकीनी की जो हालत होती है उसको कहते हैं टर्मोइल। ट्यूमल्ट, कमोशन, अप्रोर, पेंडेमोनियम, एजिटेशन, कन्वल्जन, अपहीवल, ये तमाम इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम है ऑर्डर, पीस, पीसफुलनेस, state of calm and fit. The country is in the state of political turmoil. मुल्क के अंदर सियासी हलचल है, सियासी डिसऑर्डर है, सियासी कंफ्यूजन है या सियासी टर्मोइल है। अपहीवल, अपहीवल भी नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अ ग्रेट चेंज, एक बड़ी तब्दीली, स्पेशली काजिंग और इन्वॉल्विंग मच डिफ़िकल्टी, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पेश आए, उसको कहते हैं अपहीवल। एक्टिविटी या मुश्किल के दौरान जब कोई बड़ी तब्दीली हो उसको कहते हैं अपहीवल। इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रक्शन हो, डिसऑर्डर हो, रेवोल्यूशन हो, डिस्टर्बेंस हो, ट्यूमल्ट हो या टर्मोइल। Coup brought further upheaval to the country already struggling with famine. वो मुल्क जो ऑलरेडी कहत साली का शिकार था, मिलिट्री कू ने वहाँ पे उसकी जो हालत है उसको मज़ीद ख़राब कर दिया, उसको मज़ीद जो है मुश्किलात में डाल दिया, उसको मज़ीद परेशानी में या कंफ्यूजन में डाल दिया। स्पाइरल, स्पाइरल तो वैसे जो है ना गोल गोल नहीं, जैसे एक आपने वो देखा होगा, कोई नट होता है या कोई ऐसी चीज़ जो गोल गोल होती है, स्प्रिंग होता है जैसे, उसको कहते हैं स्पाइरल। लेकिन यहाँ पर ये जो है स्पाइरल इस्तेमाल हुआ है अ कंटिन्यूअस हार्मफुल इंक्रीज और डिक्रीज इन समथिंग दैट ग्रेजुअली गेट्स फास्टर एंड फास्टर। किसी ऐसी चीज़ में जो 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 तकलीफ का हो वो मुसलसल बढ़ रही हो या वो मुसलसल कम हो रही हो, यानी जैसे जैसे वो चीज़ बढ़ती जा रही है तो उसकी तकलीफ या मुसलसल बढ़ रही है या वो मुसलसल कम हो रही है, उसको कहते हैं स्पाइरल। हेलिक्स, स्क्रू, वॉर्ल, सिनोनिम है हाउ कैन वी हाल्ट डिस्ट्रक्टिव स्पाइरल ऑफ वायलेंस इन द इनर सिटीज। हम शहर के अंदरून शहर किस तरह जो डिस्ट्रक्टिव स्पाइरल है, जो मुसलसल वायलेंस का मुसलसल बढ़ना है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव है, काजिंग वजह बनना और एबल टू काज डैमेज या नुकसान पहुंचाने के काबिल होना, नुकसान पहुंचाने की वजह बनना या नुकसान पहुंचाने के काबिल होना, यानी कोई चीज़ या खुद नुकसान पहुंचा रही है या वह नुकसान पहुंचाने की वजह बन रही है, दोनों के लिए डिस्ट्रक्टिव यूज होता है। सिनोनिम्स हैं डैमेजिंग होना, रियूनियस होना, डेट्रीमेंटल होना, इंजूरियस होना, डेवस्टेटिंग होना, हार्मफुल होना या हर्टफुल होना। एंटोनिम्स हैं बेनिफिशियल होना, फ़ायदेमंद होना, कंस्ट्रक्टिव होना, क्रिएटिव होना, रिस्टोरेटिव होना एंड प्रिजर्वेटिव होना। आई वरी अबाउट डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स, मुझे परेशानी होती है उन असरात की, उन उन तबाहकुन असरात की या ख़तरनाक असरात की दैट वायलेंट फिल्म्स में हैव ऑन चिल्ड्रन, जो कि वायलेंट यानी जिसमें मार धाड़ होती है, उन फिल्मों के जो असरात हैं, डिस्ट्रक्टिव असरात हैं बच्चों पे, मुझे उसके बारे में परेशानी होती है।
ट्यूमल्ट। ट्यूमल्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अ लाउड वॉइस, एक ऊंची आवाज, स्पेशली प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्साइटेड क्राउड, जो पुरजोश मजमुआ होता है जब वो मिल के एक साथ किसी चीज को पुकारे या नाम ले तो उसको कहते हैं ट्यूमल्ट। और अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, ऐसी परेशानी की हालत, चेंज, स्टेट ऑफ चेंज या स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी, किसी गैर यकीनी, किसी तब्दीली या किसी कंफ्यूजन की हालत को भी ट्यूमल्ट कहते हैं। सिनोनिम अप्रोर, कमोशन, हुलबलू, दिन, डिसऑर्डर और बेडलम। एंटोनिम्स हैं पीस होना, अमन होना, क्वाइट, खामोश, स्टिलनेस, काम, सेरेनिटी, ट्रैंक्विलिटी। द फाइनेंशियल मार्केट्स आर इन ट्यूमल्ट, जो मंडियां हैं यानी कि ऐसी बाजार जहाँ पे पैसे का कारोबार होता है, वो वहाँ पे क्या है, वहाँ की जो हालत है वो कन्फ्यूजन की हालत है, वहाँ पे गैर यकीनी की हालत है, क्योंकि वहाँ पे जो है अनस्टेबिलिटी नहीं आ रही, वो मार्केट्स ऊपर नीचे जा रही हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्यूमल्ट है, यानी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन है, स्टेट ऑफ चेंज और स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है। डॉज, डॉज वर्ब है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एक्शन का बता रहा है। टू मूव क्विकली एंड सडनली टू वन साइड टू अवॉइड समबडी समथिंग, किसी चीज या किसी शख्स से बचने के लिए आप जो है अचानक और तेजी के साथ एक तरफ हो जाएं, उसको कहते हैं डॉज। इवेड, करना या अवॉइड करना। एंटोनम्स हैं एक्सेप्ट करना, उसको मान जाना, सीख, उसको तलाश करना, परसू करना, एम्ब्रेस करना और उसको वेलकम करना। He ran across the road dodging the traffic, वो दौड़ी, रोड के उस तरफ दौड़ी ताकि वो ट्रैफिक से बच सके। बेसिकली यहाँ पे बचने के माना में होता है कि आप किसी नुकसान से बच सकें या किसी इशू से बचने को कहते हैं डॉज। डिफॉल्ट आसान है, लेकिन ये फाइनेंशियल टर्म है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। ये नाउन है। फेलियर टू डू समथिंग दैट मस्ट बी डन बाय लॉ, एक चीज़ आपको कानूनन करनी है लेकिन आप उसको करने में नाकाम हुए। स्पेशली पेइंग डेट, खास करके जब कर्जा पे करना हो, यानी आपको कर्जा पे करना है अकॉर्डिंग टू द लॉ, लेकिन आप वो कर्जा पे नहीं कर सक रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या हो जाओगे, डिफॉल्ट हो जाओगे, फेलियर हो जाओगे, डेरेलिक्शन हो जाओगे या नॉन फुलफिलमेंट हो जाओगे। नॉन फुलफिलमेंट करना यानी उस काम को पूरा ना करना। एंटोनिम्स हैं कंप्लायंस करना, डिस्चार्ज करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना। द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑन द लोन, कंपनी जो है वो कर्जे में डिफॉल्ट हो गई है, यानी उसको जो डेडलाइन मिली थी वो डेडलाइन मीट नहीं कर सकी, तो जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ा। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर एक्शन की बात करता है, इसीलिए ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। इसमें अंडर और स्कोर दो वर्ड्स को मिला के एक लफ्ज बनाया गया है। टू एम्फेसाइज, आप इस चीज़ पे जोर दें, और शो, दिखाएं, दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, कि कोई चीज़ बहुत ही इंतहाई अहम है या वो चीज़ सच है। अंडरलाइन करना, अंडर स्ट्रेस करना, एम्फेसाइज करना, एक्सेंचुएट करना, प्रेस होम, ये एडियम है प्रेस होम, इसको आप सर्च करेंगे होम को तो वहाँ पे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में आपके पास आ जाएगा। एंटोनिम्स है डी एम्फेसाइज करना, गैर जरूरी समझना, मॉडरेट, दरमियाना, स्किप ओवर, उसको छोड़ देना। हिज स्पीच अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर अ क्लियर पॉलिसी, उसकी जो तकरीर थी उसने एक वाज़ेह और जामे पॉलिसी की तरफ इशारा किया और उसकी अहमियत को उजागर किया, उसकी अहमियत पे जोर दिया। पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। टू मेक समथिंग हैपन फास्टर और सूनर, किसी चीज़ को जल्दी और तेज से करना, यानी वक्त से पहले करना और उसकी रफ्तार को तेजी से करना। स्टिमुलेट करना, आगे बढ़ाना, हैसन, जल्दी जल्दी करना, इनकरेज करना और गॉड ऑन करना।
to spurring economic growth around the world. पूरी दुनिया में माशी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तेज़ बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए एग्रीमेंट, मुआहदे जो हैं बहुत ही ज़रूरी हैं। ये तो आज का जो एडिटोरियल था उसके अल्फाज थे, इडियम्स और फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं। पहला है पर्टेन टू समथिंग, फ्रेजल वर्ब है टू रिलेट टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, इवेंट और सिचुएशन, किसी खास इवेंट, सिचुएशन या किसी खास सब्जेक्ट या कोई बात मुंसलिक हो तो हम उसको कहते हैं इट इज़ पर्टेनिंग टू द प्रपोजल और पर्टेनिंग टू द लोकल इशूज। वाई we are only interested in the part of proposal that are pertaining to the local issues. हम सिर्फ प्रपोजल के उस हिस्से से इंटरेस्टेड हैं, उस हिस्से में जो कि लोकल गवर्नमेंट के इश्यूज से रिलेटेड है। डू अवे विद, फ्रेजल वर्ब है टू गेट rid of, something और stop using something, किसी चीज़ से जान छुड़ाना या किसी चीज़ को इस्तेमाल न करना। कंप्यूटराइजेशन हैज़ enabled us to do away with lot of paper work. कंप्यूटर की वजह से या कंप्यूटराइजेशन ने बहुत ही आसानी की है या हमें इस काबिल बना दिया है कि हम जो पेपर वर्क है उससे जान छुड़ा सकें, पेपर वर्क का जो इस्तेमाल है हम वो रोक सकें, क्योंकि उसकी जगह पे हम लोग डिजिटल काम करते हैं। तो ये था आज का जो हमारे पास एडिटोरियल है, उसका जो वोकेबलरी थी वो मैंने आपके सामने बता दी। ये जो सीरीज़ है ये मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डेली जो है रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान में इसको अपलोड करूँ, तो अगर आप इसको रेगुलर देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आज का जो एडिटोरियल है वो है अर्जेंट चैलेंज। अर्जेंट जो है इम्पोर्टेंट, चैलेंज कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मुकाबला जिसको हासिल करने के लिए आपको कोई जान लगानी पड़े या जिसको आपको जिसमें आपको तकलीफ हो, चैलेंज हो, यानी मुश्किल फेस करनी पड़े। आइए देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पहले आप लोग पढ़ लें। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। पाकिस्तान हैज़ बीन इन द स्टेट ऑफ डीप इकोनॉमिक टर्मोइल। पाकिस्तान जो है काफ़ी अरसे से माशी मुश्किलात का शिकार है। फीचरिंग अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस शामिल है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस है। हाई फिस्कल डेफिसिट हाई होने का क्राइसिस है। एलिविएटेड इन्फ्लेशन, बहुत ज़्यादा महंगाई का मसला है। अनसस्टेनेबल डेट है और लो इन्वेस्टमेंट है। एंड अ श्रिंकिंग इकोनॉमी, और उसकी जो मईशत है वो बढ़ती जा रही है इन रिसेंट ईयर, हालिया सालों में। द रीज़न फॉर करंट अपहीवल रेंज फ्रॉम, ये जो सारा मसला है या जो सारा जो इशू है, सारी जो मुश्किल सिचुएशन है, उसकी वजह जो है वो ये है कि डिफेक्टिव फिस्कल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं हमारी, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो इफेक्टिव हैं, वो शुद्ध मार्क नहीं है। एंड ग्लोबल एनर्जी एंड कमोडिटी प्राइस स्पायरल पोस्ट कोविड-19 यानी कोविड-19 के बाद ग्लोबल एनर्जी और जो ग्लोबल कमोडिटी हैं उसकी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई गई हैं मुसलसल। तो द डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स ऑफ
There is consensus that negotiating a new extended program with IMF and quickly to replace the existing interim facility will be the incoming finance minister's most urgent task. یہ اس بات پہ ایگری کنسنسس ہو گیا ہے کہ ایکسٹینڈڈ پروگرام آئی ایم ایف کے ساتھ اس کی نیگوشیشن کرنا اور اس کو جو ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ایگزسٹنگ انٹرم فیسلٹی کے ساتھ، یہ جو نیا فائنانس منسٹر ہے اس کے لیے سب سے زیادہ مشکل کام ہوگا اور ارجنٹ چیلنج جو سب سے درپیش ہوگا فائنانس منسٹر کو وہ یہی ہوگا. دا سکسیسر آئی ایم ایف بیل آؤٹ از کریٹیکل فار ایکسٹرنل سیکٹر اسٹیبلٹی. ابھی آئی ایم ایف کا جو قرضہ آنا ہے وہ ایکسٹرنل اسٹیبلٹی کے لیے بہت ہی انتہائی اہم ہے. اینڈ ٹو ان لاک لونس اور فرام ادر کریڈیٹرس، اور جب یہ قرضہ مل جائے گا تو اسی سے ان لاک ہو جائیں گے دوسرے لونس، جو دوسرے کریڈیٹرس ہیں جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی پیسے دینا شروع ہو جائیں گے. ایٹ ون آف دا ٹفسٹ پوائنٹ ان پاکستان ہسٹری، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل جو ہے وہ پوائنٹ ہے. وداؤٹ این ایکسٹینڈڈ پیکج کے بغیر فرام گلوبل لینڈر یعنی آئی ایم ایف کے ایکسٹینڈڈ پیکج کے بغیر it would be near impossible to fill the huge annual financial gap of least 25 billion over the next several years. آئی ایم ایف کے پروگرام کے بغیر یہ انتہائی مشکل ہے کہ آپ جو سالانہ آپ کا فائنینشیل گیپ ہے 25 بلین یو ایس ڈالر کا، وہ اگلے کئی سالوں تک آپ اس کو مکمل نہیں کر سکیں گے. آئی ایم ایف ول لائکلی ایکسٹینڈ ہیلپ. آئی ایم ایف مدد دے گا بٹ ناٹ انلیس اتھارٹیز کمٹ، لیکن نہیں اتھارٹیز اس بات کی گواہی یا شیورٹی نہیں دیتی کہ فردر بیلٹ ٹائٹنگ اسٹیپس نیڈڈ فار دا کنٹری ٹو اسٹے آن دا پاتھ آف ریکوری، کہ وہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں، اس طرح کے سخت اقدامات لیں کہ ملک کو جو ہے وہ ریکوری کے راستے پہ لے جائیں. دا پروگرام گولز مائٹ پروو ایکسٹریملی انپاپولر. جو پروگرام کے مقاصد ہیں یعنی آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ انتہائی غیر پاپولر نہیں، بیکاز دے وڈ لمٹ دا گورنمنٹس آپشن پرووائڈ ریلیف ٹو دا انفلیشن اسٹرکن پیپل. کیونکہ اگر وہ آئی ایم ایف پروگراموں پہ عمل کرے گی تو جو پاکستان میں جو عوام ہے جو کہ انفلیشن اسٹرکن پیپل ہے یعنی ان پہ مہنگائی کا بہت زیادہ بوجھ ہے، اس کو ریلیف نہیں دے سکے گی. اور ایون پلیز دا انویسٹرز لوکنگ فار سپورٹ ٹو اسپر دا گروتھ. اور اگر آئی ایم ایف کی شرطوں پہ چلے گی تو ان انویسٹرز کو بھی مدد نہیں دے سکے گی جو کہ گروتھ کے لیے، اسپیڈی گروتھ کے لیے انویسٹمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، سپورٹ کے لیے دیکھ رہے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے، آپ پڑھ لیں. پڑھ لیا ہوگا آپ تمام اسٹوڈنٹس نے. ون آف دا ٹفسٹ گول فار دا فائنانس منسٹر، سب سے زیادہ مشکل گول ہے، ٹارگیٹ ہے فائنانس منسٹر کے لیے، جو فائنانس منسٹر آئے گا وہ پرٹینس ٹو، وہ ریلیٹڈ ہے لارج ریڈکشن ان دا فسکل ڈیفیسٹ. وہ یہ ہے کہ وہ فسکل ڈیفیسٹ میں کمی لائے، which has averaged over 7.3% over the last 5 years، جو کہ پچھلے 5 سالوں میں 7.3% رہا ہے. Fiscal authorities must reduce the deficit to 3.5 PC in the medium term. جو فسکل اتھارٹیز یعنی جو فائنانس کو دیکھ رہی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ
اس ڈیفیسٹ کو فسکل ڈیفیسٹ کو 3.5% تک لے کر آئے ٹو کٹ بوروئنگس تاکہ وہ جو قرضہ لے رہی ہے اس کو کٹ لگا سکے اینڈ ماؤنٹنگ ڈیٹ اور جو قرضہ بڑھ رہا ہے اس کو بھی اس پہ کٹ لگا سکے اینڈ ریڈیوس انفلیشن اور انفلیشن کو کم کر سکے 5 to 7% سے انفلیشن کو 5 to 7% کم کرے تاکہ فیسیلیٹیٹ ریٹ کٹس جو ریٹ میں کمی ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکے تو اس پر انویسٹمنٹ اینڈ گروتھ فار جاب کریشن. اس سے کیا ہوگا کہ اس سے انویسٹمنٹ بڑھے گی اور جاب کریشن ہوگی. دس گوئنگ ٹو بی ہارڈیسٹ آف آل ریفارمز. یہ جو ریفارمز ہے یعنی فسکل ڈیفیسٹ والی جو ریفارم ہے یہ تمام ریفارمز میں سے مشکل ہے. ایز کیوں would require the finance minister to effectively tax his party's core constituencies. کیوں؟ کیونکہ اگر فائنانس منسٹر یہ چیزیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو پارٹیز کی جو کور کانسٹیٹیونسیز پارٹیز کے جو اہم جہاں سے یہ پارٹی جیتی ہے وہاں پہ ٹیکس لگانا ہوگا. ریٹیل پہ ٹیکس لگانا ہوگا, ریئل اسٹیٹ پہ اور لارج فارمرس بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان پہ ٹیکس لگانا ہوگا. ایز ویل ایز ڈو اوے ود دا ویسٹفل ایکسپینڈیچر, اور ایسا خرچہ جو کہ فضول ہے اس کو بھی ختم کرنا ہوگا آن پبلک سیکٹر بزنس پر. جو فضول خرچہ ہے جیسے کہ پی آئی اے ہے خرچہ بند کرنا ہوگا. اینڈ ایلیمینیٹ انرجی اینڈ ادر سبسڈیز پاورفل بزنس لابیز, اور بجلی کی جو سبسڈیز دے رہے ہیں پاورفل بزنس لابیز کو اس کو بھی سبسڈی کو بھی ختم کرنا ہوگا. These are the areas wherein lie interest of the powers that be. یہ ایک ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ تمام طاقتور ہیں ان کے مفادات یہاں پہ ہوتے ہیں. If the country is to pull back from the brink, اگر ملک جو ہے وہ کنارے سے پیچھے آنا چاہتا ہے یعنی ترقی کرنا چاہتا ہے, incoming finance team will have to prioritize economic decisions. تو جو آنے والی فائنانس ٹیم ہے اس کو معیشت کے فیصلوں پہ جو ہے پرائرٹائز کرنا ہوگا اوور پولیٹیکل کنسیڈریشن اینڈ پرسنل ویمز. اپنی ذاتی خواہشات اور سیاسی جو کنسیڈریشن ہے یعنی بھائی اگر اس کو دیں گے تو ناراض نہ ہو جائے, ان چیزوں کو دور ہٹ کے اکنامک پرائرٹیز کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے. اس کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں.